Hello, good morning. This is Gaurav Kridat and welcome to AIM Civil Services. We'll be starting with your Geography Foundation batch and this is an introductory lecture जिसमें हम देखेंगे कि क्या यूपीएससी का सिलेबस है, क्या ज्योग्राफी का स्कोप है, कौन सी हमें अप्रोचेस लेनी है एंड क्यों ज्योग्राफी आपके लिए एक एसेंशियल सब्जेक्ट हो सकता है when it comes to your UPSC preparation, be it prelims or mains. Let's jump right in. तो व्हेन वी थिंक अबाउट ज्योग्राफी से आप क्या समझते हैं? जब हम इंक्वायरी करते हैं ज्योग्राफी की तो इसमें क्या क्या आता है? एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस, हमारा एनवायरनमेंट, और इसमें हम चार प्राइमरी सवाल पूछते हैं. व्हाट द फिनोमिना, व्हेन ये फिनोमिना कब हो रहा है या कब होता है, वेयर क्या ये हर जगह होता है या कहीं स्पेसिफाइड स्पॉट्स पे होता है जहां पर ये फिनोमिना हमें देखने मिलता है, एंड हाउ द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन एनी सच ज्योग्राफिकल फिनोमिना. तो ये बहुत ही बेसिक सी हमें इंक्वायरी करनी है ज्योग्राफी की जब हम बात करते हैं. ऑफ कोर्स ज्योग्राफी इज मच मोर देन दैट, बट दिस इज अ गुड क्वेश्चन टू आस्क व्हेन वी बिगिन स्टडीइंग ज्योग्राफी. Now, geography has had a very interesting history when it comes to its evolution as a discipline और an academic inquiry का जो आपका सब्जेक्ट होता है उसका. क्योंकि ज्योग्राफी में हमेशा से एक डुअलिज्म रहा है, एक डिकोटमी रहा है कि हम ज्योग्राफी किसको माने. क्या हम सिर्फ अर्थ के सरफेस पे जो होने वाला फिनोमेना है उसको डिस्क्राइब करके ही उसको सिर्फ ज्योग्राफी को वहां तक सीमित रखें, या हम यहाँ पर कुछ पैटर्न्स ढूंढें, कुछ लॉज ढूंढें ताकि हम इन फिनोमेना को साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर सकें. तो ये डिकोटमी, ये डुअलिज्म फ्रॉम टाइम इमेमोरियल रहा है, राइट फ्रॉम द ग्रीक फिलोसोफर्स जब ज्योग्राफी की इंक्वायरी स्टार्ट हुई. तो इस डिकोटमी ने एक तरह से ज्योग्राफी को एनरिच भी किया है जो हम आगे चलकर देखेंगे. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ज्योग्राफी क्यों रेलेवेंट है यूपीएससी के लिए. जब हम बात करें यूपीएससी के सिलेबस का, तो प्रिलिमिनरी एग्जाम जो आपका प्री होता है 200 मार्क्स का, जिसमें आपको टू बी ऑन सेफ साइड 110 to 120 मार्क्स सिक्योर करने होते हैं. वहाँ पर ज्योग्राफी कंसिस्टेंटली 20 सवाल आपकी ज्योग्राफी से आ रहे हैं. दैट्स अराउंड 40 मार्क्स जो आप इजीली, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में अगर आपने प्रेप की है तो इजीली अबव 35 ला सकते हैं. एक दो सवाल हमेशा हर साल रहते हैं जो ट्रिकी होते हैं, बट या अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और आपने कवरेज जो है ज्योग्राफी का वो पूरा थरली किया है तो आप इजीली 35-36 मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हैं. एंड दीज आर इजी मार्क्स. एंड दैट्स नॉट ऑल. जो मेन एग्जाम है जहां से आपकी रैंक डिसाइड होती है, जहां से ये डिसाइड होता है कि आप लिस्ट में होंगे या नहीं, मेन एग्जाम के GS 1 में आपका ऑलमोस्ट हाफ 250 मार्क्स में से ऑलमोस्ट 110-125 मार्क्स आपका ज्योग्राफी से स्ट्रेट पूछा जाता है हर साल. और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट लाने का. इट डज नॉट एंड हियर, बिकॉज GS 3 में भी आपको ज्योग्राफी का ओवरलैप मिलेगा, बी इट एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट आप तब समझ पाएंगे जब आप ज्योग्राफी का बायोज्योग्राफी वाला सेक्शन अच्छे से आपने प्रिपेयर किया होगा, जिसमें हम इकोसिस्टम, बायोम्स, सॉइल्स, फ्लोरिस्टिक एंड फॉनल रीजन्स पढ़ेंगे. और इससे एक आपके मन में स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें बैठ जाएंगी और एनवायरनमेंट में ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. ऑन टॉप ऑफ दैट डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है GS 3 में. अगेन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डिज़ास्टर कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये वापस घूम फिर कर ज्योग्राफी में आता है. बीट सुनामीज, बीट अर्थक्वेक, बीट वल्केनोज, बीट अर्बन फायर्स, बिकॉज अर्बन ज्योग्राफी भी एक ज्योग्राफिकल इंक्वायरी का एक डोमेन है. तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अगेन ज्योग्राफी आपके काम आएगा. ऑन टॉप ऑफ दैट बहुत सारा जो हम इकोनॉमी के अंदर पढ़ेंगे, खासकर एग्रीकल्चर एंड एग्रोनॉमी, वो आप ज्योग्राफी में ओवरलैप उसका पाएंगे. तो प्रीलिम्स
मेंस में GS1 जिसमें आपको 120 मार्क्स स्ट्रेट ज्योग्राफी से आ रहा है, एंड अगेन GS3 जिसमें इनडायरेक्टली ज्योग्राफी अपना मार्क छोड़ रहा है। अगेन यहाँ से आप 80 मार्क्स आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफी का वहाँ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक ह्यूज चंक है जो ज्योग्राफी आपका डिसाइड कर रहा है। तो यू कैन सी ज्योग्राफी इज अ वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड हाईली रिवॉर्डिंग। तो ज्योग्राफी से दोस्ती करेंगे और विल मेक श्योर कि आप ज्योग्राफी में कहीं फंसे ना और सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। मूविंग ऑन। तो बात करनी जरूरी है हिस्ट्री कि ज्योग्राफी एज अ फील्ड ऑफ इंक्वायरी कहाँ से स्टार्ट होती है, और घूम फिर कर हमेशा हम एंशियंट ग्रीस में जाते हैं, बिकॉज आज भी जो अकेडमिया है वो बाय एंड लार्ज ग्रीक और रोमन ट्रेडिशन पे ही आधारित है, और ज्योग्राफी इज नो एक्सेप्शन टू दैट। तो हम स्टार्ट करते हैं। अर्लियर टाइम्स में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता था। जो फिलोसोफर्स होते थे वही साइंटिस्ट होते थे, वही मैथमेटिशियंस होते थे, एक प्रकार से पॉलीमैथ हुआ करते थे। जो क्यूरियस है वो क्यूरियस है, और उसकी क्यूरियोसिटी किसी सब्जेक्ट तक सीमित नहीं है। तो वो हम देखेंगे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी की हिस्ट्री में किन ग्रीक फिलोसोफर्स ने, साइंटिस्ट ने, थिंकर्स ने योगदान दिया है। एंशियंट ग्रीस में दो ट्रेडिशन ज्योग्राफिकल इंक्वायरी के उभरे, एक मैथमेटिकल, एक लिटरेरी। अगेन यहाँ पे आपको एक डुअलिज्म दिखेगा कि ज्योग्राफी को हम कैसे पढ़ें, क्या मैथमेटिकल टर्म्स में पढ़ा जाए या सिर्फ उसको डिस्क्राइब कर दिया जाए, और दोनों स्ट्रैंड्स हमें यहाँ मिलेंगे। होमर को हम लिटरेरी ट्रेडिशन के फादर कहते हैं, क्योंकि होमर के दो एपिक्स आपने इनका नाम जरूर सुना होगा, ओडिसी एंड इलियड, जो मेडिटेरेनियन सी और उसके एडजॉइनिंग रीजन है जहाँ पर आपकी ग्रीक सिविलाइजेशन फ्लरिश करती थी, उसका एक प्रकार से आपको बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिलता है। कुछ फैक्चुअल और कुछ फिक्शनल, बट लार्जली फैक्चुअल व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेसेस। तो होमर से लिटरेरी ट्रेडिशन स्टार्ट होती है। होमर ने 4 प्रकार की विंड्स को भी डिस्क्राइब किया था बेस्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ देयर ओरिजिन। इवन टुडे हम बात करते हैं ट्रेड विंड्स की, जो प्रिवेलिंग विंड्स हैं हमारे ग्लोब में। तो ट्रेड विंड जो ईस्ट से फ्लो करके वेस्ट की तरफ जाती हैं उन्हें हम ईस्टर्लीज कहते हैं, और जो आपके टेम्परेट रीजन्स हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर दोनों में, जो प्रिवेलिंग विंड्स हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती हैं उन्हें हम वेस्टर्ली कहते हैं। उस ट्रेडिशन की शुरुआत भी हम कह सकते हैं होमर ने की थी। थेलीज, थेलीज का कंट्रीब्यूशन मैथमेटिकल ट्रेडिशन में ज़्यादा रहा है। थेलीज का इंक्लिनेशन ज्योमेट्री में था। उन्होंने ज्योमेट्री को लेकर बहुत सारे कुछ पॉपुलर थ्योरम्स दिए थे, आइसोस्केलिस ट्रायंगल फॉर एग्जांपल, और इसको इन्होंने अप्लाई किया ज्योग्राफी में। तो थेलीज ने कोशिश की बहुत सारे जो प्लेसेस थे उनको वर्ल्ड मैप में लोकेट करने की, क्योंकि ये ऐसा दौर है जहाँ पर लोगों को ये भी नहीं पता है कि क्या दुनिया गोल है या चपटी है, कि इस मेडिटेरेनियन रीजन के बियॉन्ड भी कोई दुनिया है। तो ये एक पहला प्रयास आप कह सकते हैं जो नोन वर्ल्ड था उसको मैप में लोकेट करने का, उनके बीच का डिस्टेंस नापने का, जो आगे आपके ट्रैवलर्स के काम आए। नेक्स्ट इज एनाक्सिमेंडर। एनाक्सिमेंडर ने कार्टोग्राफी की शुरुआत की। कार्टोग्राफी एक प्रकार से आप देख सकते हैं मैथमेटिकल ट्रेडिशन। कार्टोग्राफी मतलब होता है द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स, और इन्होंने एक वर्ल्ड मैप जो नोन वर्ल्ड था उस समय उसका एक मैप बनाने का प्रयास किया, दैट टू स्केल। सिर्फ एक उन्होंने उसकी इमेज नहीं बनाई, उन्होंने वेरियस लोकेशंस के बीच का डिस्टेंस को ध्यान में रखा और एक मैप टू स्केल बनाया। तो एनाक्सिमेंडर को आप कार्टोग्राफी का फादर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज हेकेटियस, जो वापस लिटरेरी ट्रेडिशन इन्होंने आगे बढ़ाया, और इनकी एक वर्क है, एक किताब है जिसका नाम है जस्ट पेरियोडोस, 6th सेंचुरी BCE की। इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेसेस ऑफ द नोन वर्ल्ड एट दैट टाइम।
जस्ट अ रिमाइंडर, यूपीएससी इस सेक्शन से ज़्यादा सवाल नहीं पूछता है, इनफैक्ट कोई सवाल नहीं पूछता है। ये एक इंट्रोडक्शन है ताकि आपकी क्यूरोसिटी थोड़ी वहाँ पे जगे। हेरोडोटस का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, फादर ऑफ हिस्ट्री, हिस्टोरिकल राइटिंग के इन्हें जनक के तौर पे देखा जाता है, जिन्होंने इतिहास कैसे लिखना है सिस्टमैटिकली उसकी इन्होंने पायनियर किया था उस ट्रेडिशन को, और इनका रोल ज्योग्राफिकल थॉट में भी रहा है। इनका कहना था कि ज्योग्राफी को हिस्टोरिकली देखना चाहिए और हिस्ट्री को ज्योग्राफिकली। थिंक अबाउट इट, इट्स अ वेरी डीप थॉट, क्योंकि ज्योग्राफी इज नॉट जस्ट द प्रोसेसेस हैपनिंग टुडे, it's also the processes that happened billions of years ago and that still affect our environment today. तो ज्योग्राफी को आपको हिस्टोरिकली पढ़ना है एंड हिस्ट्री को ज्योग्राफिकली पढ़ना है। यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था कुछ साल पहले कि पानीपत में ही 3 युद्ध क्यों हुए हैं जिन्होंने देश के फेट को डिफाइन किया, एंड ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि क्यों हमें हिस्ट्री ज्योग्राफिकली भी पढ़नी चाहिए। And finally, the big dogs, Plato and Aristotle. They were the pioneers when it comes to imagining Earth, क्योंकि अब तक सबने फ्लैट डिस्क ही इमेजिन किया था, पिक्चर किया था अर्थ को। They were the first to, among the first to postulate कि Earth is round, but यहाँ ही साइंटिफिक एक्यूरेसी इनकी खत्म हो जाती है, क्योंकि इन्होंने कहा कि अर्थ राउंड तो है पर यूनिवर्स के सेंटर में भी है। एरिस्टोटल और प्लेटो दोनों ने ये बात कबूली। एरिस्टोटल का और उसमें फर्दर कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने इन्होंने कहा कि ज्योग्राफी सिर्फ डिस्क्रिप्शन तक सीमित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी इज अ कलेक्शन ऑफ फिनोमेना एंड इस फिनोमेना को हमें साइंटिफिकली समझने के लिए यहाँ पर हमें लॉज की ज़रूरत है, यहाँ पर हमें कुछ जनरल प्रिंसिपल की आवश्यकता है। ये जो स्टेटमेंट है आगे चलकर ज्योग्राफी को 1960s के टाइम में एक मेजर पैराडाइम शिफ्ट में आप देखेंगे इसको। जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी में अगर हम कुछ लॉज पढ़ते हैं, कुछ उसमें कहना चाहिए मैथमेटिकल टूल्स यूज़ करते हैं, तो एरिस्टोटल के इस अप्रोच को जब आगे क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन में अडॉप्ट किया गया, तब हमें बहुत सारे यहाँ से लॉज निकल के मिले। एरिस्टोटल ने एक इंटरेस्टिंग आइडिया और दिया था, जो बात हम जानते हैं इसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। अर्थ तो हम जानते हैं कि बीच से इक्वेटर है, इक्वेटर जहां पर सनलाइट सबसे ज़्यादा मिलती है और वहां का एवरेज टेम्परेचर बाकी एरिया से हमेशा थोड़ा ज़्यादा रहता है। एरिस्टोटल सीम टू रियलाइज दैट बैक इन हिज डे। उन्होंने कहा कि इक्वेटर के आसपास का जो क्षेत्र है ये आपका टॉरिड जोन है, और टॉरिड जोन में टेम्परेचर्स और ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे इनहैबिट करना बहुत मुश्किल है, यहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। ऑफ कोर्स एरिस्टोटल वाज नॉट एंटायरली करेक्ट, बट उनका ये डिस्क्रिप्शन एक तरह से एक्यूरेट है। फिर उन्होंने कहा कि एट द पोल्स दोनों तरफ फ्रिजिड जोन है, टू कोल्ड, एंटार्क्टिका एंड आर्कटिक ओशन वाला एरिया आपका जो आर्कटिक रीजन है बहुत ठंडा है, यहाँ पर भी सिविलाइजेशन फ्लरिश नहीं करते, बहुत सारे लोग यहाँ पे रह नहीं सकते। ये भी एक प्रकार से इनका बात एक्यूरेट था। एरिस्टोटल ने कहा कि इनके बीच का जो ट्रांजिशन एरिया है, ट्रांजिशन जोन है दोनों हेमिस्फीयर्स में, जिसे हम टेम्परेट जोन भी कहते हैं, टेम्परेट जोन को उन्होंने कहा एक्यूमीन। एक्यूमीन आइडियल प्लेस जहां पर सिविलाइजेशन फ्लरिश कर सकती हैं, जहां पर ह्यूमन कंफर्टेबली रह सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग इनका पॉस्टुलेशन था। एंड फाइनली द लास्ट ऑफ द लॉट, इराटोस्थीन्स। इनको हम फादर ऑफ ज्योग्राफी भी कहते हैं, और इन्होंने एक टेक्स्ट लिखा था ज्योग्राफी का। इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी, जियोडीजी भी कहते हैं। जियोडीजी जो अर्थ है, अर्थ के शेप से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसको जियोडीजी कहते हैं। इराटोस्थीन्स ने लैटिट्यूड्स
और लैटिट्यूड्स के करस्पॉन्डिंग जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं उसमें अर्थ को डिवाइड करने का प्रयास किया। उन्होंने लॉन्जिट्यूड्स की भी बात की, लॉन्जिट्यूड्स जिनको आज हम यूज़ करते हैं टाइम जोन्स के लिए। तो इराटोस्थीन्स यहाँ पे पायनियर करते हैं। इन्होंने डिफाइन किया ज्योग्राफी को, जो एक बड़ा सवाल हमेशा से रिसर्चर्स को, स्कॉलर्स को परेशान करता था कि ज्योग्राफी को हम डिफाइन कैसे करें, क्योंकि यू विल सी कि ज्योग्राफी एक वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत सारे दूसरे डिसिप्लिन से इसका ओवरलैप है। तो इन्होंने थिंग्स सिंपल करने के लिए कहा कि इट इज़ द स्टडी ऑफ द अर्थ, हमें पृथ्वी को पढ़ना है एज द होम टू द मैन। हमें सिर्फ अर्थ को स्टडी नहीं करना है, हमको अर्थ स्टडी करना है जैसे वो मानव का घर है। इसका अर्थ हमें सीधा निकल के आता है कि मैन और एनवायरनमेंट का जो रिलेशनशिप है वो ज्योग्राफी का प्राइमरी इंक्वायरी का क्षेत्र है। जैसे मैन एनवायरनमेंट से अफेक्ट होता है, फॉर एग्जांपल आपने डिटर्मिनिज्म, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एक स्कूल ऑफ थॉट है, इसके बारे में सुना होगा। इसके अकॉर्डिंग जैसा एनवायरनमेंट होता है वैसा मैन खुद को ढालने के लिए मजबूर हो जाता है। उदाहरण के तौर पर जब टेक्नोलॉजी बहुत प्रिमिटिव थी तो आपने नोटिस किया होगा कि एग्रीकल्चरल सोसाइटी सिर्फ वहाँ पे ही फ्लरिश कर पाई जहाँ पर मेजर रिवर्स थी, रिवर सिस्टम्स थे। फॉर एग्जांपल इंडो गैंजेटिक प्लेन, जो गंगा का प्लेन है, वहाँ पे ही मेजर हमारा सिविलाइजेशन फ्लरिश किया। आप अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं और महाजन जनपद देखेंगे तो आपको यहाँ पे ही मिलेगा। बट इसका एक फ्लिप साइड भी है, और पॉसिबिलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के बहुत सारे लोगों का मानना है कि एज टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स, जैसे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती गई, ह्यूमन की जो आपकी कैपेसिटी है टू अडाप्ट एंड टू अफेक्ट एनवायरनमेंट इन रिटर्न, ये भी बढ़ती गई। और आपने देखा होगा कि अब हम पहाड़ काट कर डैम भी बना सकते हैं, हम नदियों का फ्लो रोक सकते हैं। नेदरलैंड्स में आपने देखा होगा कि वहाँ पर एरेबल लैंड की कमी के चलते उन्होंने बहुत सारा लैंड सी से रिक्लेम कर लिया है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है वैसे वैसे मैन की एबिलिटी टू अफेक्ट एनवायरनमेंट भी बढ़ते गया। तो एक प्रकार से इट्स अ वेरी क्रेजी डांस आप कह सकते हैं, मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप। तो आज हम सिंपलेस्ट टर्म्स में अगर ज्योग्राफी को डिफाइन करें तो ये मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप है। एक ओवरलैप की बात मैंने की थी, उसको मैं थोड़ा और इलेबरेट आज करना चाहूँगा। जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसको हम दो स्ट्रीम्स में डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल जियोग्राफी एंड ह्यूमन जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी में हम तीनों स्फीयर्स आपने सुना होगा, द रेल्म ऑफ लैंड लिथोस्फीयर, रेल्म ऑफ वाटर ओशियनोस्फीयर, एटमॉस्फेयर जहां पर आपका सारा वेदर एंड क्लाइमेट फिनोमेना होता है। इन तीनों के आपका कहना चाहिए एपेक्स पे आप बायोस्फीयर रख सकते हैं, जहां पर ये तीनों रेल्म्स मिलते हैं और जहां पर लाइफ फ्लरिश करती है। इसी का एक्सटेंशन है, बायोस्फीयर का एक्सटेंशन आप कह सकते हो एंथ्रोपोस्फेयर। बायोस्फीयर का वो जोन जहां पर ह्यूमन एक्टिविटी डोमिनेंट है। अर्बन सेंटर्स आर फील्ड्स, जो हमारे खेत, हमारी इंडस्ट्रीज, हमारे साइट्स जहां से हम मिनरल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सब आपको एंथ्रोपोस्फीयर का एक रेल्म मिलेगा। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम ये सब पढ़ते हैं। एंड अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे आपको दूसरे डिसिप्लिन से भी ओवरलैप मिलेगा। लिथोस्फीयर जो हम पढ़ते हैं वो कहाँ से पढ़ते हैं? जियोलॉजी से। ओशियनोस्फीयर हम पढ़ते हैं ओशियन साइंसेस से। मीटियोरोलॉजी जो वेदर फिनोमेना स्टडी करता है। एटमॉस्फेयर को हम स्टडी करने के लिए पढ़ते हैं क्लाइमेटोलॉजी। ओशियनोस्फीयर को पढ़ने के लिए पढ़ते हैं हम ओशियनोग्राफी। बायोस्फीयर
का वापस आ जाता है एनवायरमेंटल साइंस से। यहां से एक ओवरलैप है। उसी प्रकार हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, जहां पर बेसिकली इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कि कैसे ज्योग्राफी हमारे इकोनॉमिक एंडेवर्स को शेप करती है। कैसे सिर्फ कुछ ही जगह है जहां पर एग्रीकल्चर फ्लरिश होता है, या हर जगह या फिर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर इंडस्ट्री फ्लरिश करता है। तो ये हमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी में मिलेगा। और सिर्फ यहाँ पे फिजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, यहाँ पर ह्यूमन फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इसका ओवरलैप है डेमोग्राफी से। इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स से है। सेटलमेंट, इसका भी एक प्रकार से डेमोग्राफी से है, अर्बन प्लानिंग से है, रीजनल प्लानिंग से है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक वास्ट सब्जेक्ट है जिसका ओवरलैप बाकी सिस्टर डिसिप्लिन से भी है। तो इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम इसको बहुत ही सिस्टमैटिकली पढ़ें, बहुत ज़्यादा ना पढ़ें, ज़रूरत से ज़्यादा, क्योंकि हमें यूपीएससी एग्जाम देनी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलिवेंट होगा वो हम पढ़ेंगे। ऑफ कोर्स आपकी क्यूरियोसिटी है तो आप ज़्यादा बियॉन्ड द सिलेबस पढ़ सकते हैं, पर ये हमेशा हमें अपने माइंड में रखना है कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जाएं। मूविंग फॉरवर्ड, एक प्रेजेंटेशन है जिसमें सिलेबस को थोड़ा और ब्रेक डाउन किया है। जो चीज़ें हम बात पहले कर चुके हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए ऐसा कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है। एवरीथिंग दैट फॉल्स अंडर द सन कैन बी आस्क्ड। इन फैक्ट थिंग्स दैट डू नॉट फॉल अंडर द सन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड। जो आपके इनर अर्थ का है वो यहाँ से बिल्कुल पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं GS1 की। मैंने बात आपसे की है। जो सिलेबस यूपीएससी के ऑफिशियल आपके नोटिफिकेशन में मिलेगा बहुत वेग है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। एग्जॉस्टिव बनाना हमारा काम है, वो हम आगे देखेंगे। सेलिएंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। ऑफ कोर्स इंडिया सेंट्रिक ही हमारी अप्रोच होगी, ये दैट गोज विदाउट सेइंग। Factors responsible for the location of primary, secondary and tertiary sector industries in various parts of the world, world geography and in India also. Then important geophysical phenomena such as earthquakes, tsunami, volcanic activity, cyclones, etc. Geographical features and their location, चेंज इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स, क्लाइमेट चेंज का एक पार्ट आपको ज्योग्राफी में देखने मिलेगा। वाटर बॉडीज, आइस कैप्स। आइस कैप से एक सवाल आया था, क्रायोस्फीयर का रोल हमारे वेदर पैटर्न, वेदर सिस्टम को स्टेबल रखने में। तो जो एक्सप्लिसिटली आपके सिलेबस में दिया है वो हमें ध्यान रखना है कि वो हमसे मिस ना हो, और इसी से हम अपनी प्रीलिम्स की भी जो प्रिपरेशन है वो इसी को सेंटर पे रख के स्टार्ट करेंगे। ऑफ कोर्स हमें करंट अफेयर्स भी देखना है साथ में, लेकिन हमारा जो बाइबल है वो ये सिलेबस है। ये सिलेबस हमें बाय हार्ट होना चाहिए, ताकि कल को अगर मैं कोई करंट अफेयर, व्हेन आई कम अक्रॉस अ न्यूज़ आर्टिकल, मुझे पता है कि कौन सा टॉपिक मेरे लिए रेलिवेंट है। ठीक है, यूल थैंक यू योरसेल्फ फॉर दैट। आपको सिलेबस बाय हार्ट करना ही करना है। यहाँ पर मैंने फर्दर ब्रेक डाउन किया है आपका जो टॉपिक्स हैं। जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, ओरिजिन, एवोल्यूशन अर्थ से लेकर आपके रॉक साइकिल्स, प्लेट टेक्टोनिक्स एंड व्हाट नॉट। उसी प्रकार ओशिनोग्राफी, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से लेकर आपको ओशन जो वाटर है उसका मूवमेंट, वो कैसे हमारे लैंडफॉर्म्स को अफेक्ट करता है, कैसे हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, कौन से रिसोर्सेज उसमें पाए जाते हैं। ऑल दैट विल बी कवरिंग अंडर ओशनोग्राफी। क्लाइमेटोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, विथ क्लाइमेट चेंज पर एडेड जो फोकस है, तो क्लाइमेटोलॉजी बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। एक्सट्रीम इवेंट्स दैट वी आर गोना स्टडी अंडर क्लाइमेटोलॉजी, they also hold relevance for your exam. Going further, बायोजियोग्राफी के अंदर हम सॉइल को भी पढ़ेंगे, फ्लोरा एंड फाना को भी पढ़ेंगे, इकोसिस्टम्स एंड बायोम्स को भी पढ़ेंगे।
सॉइल अगेन इज अ वेरी एसेंशियल थिंग जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। सॉइल से रिलेटेड आपका एग्रोनॉमी भी आएगा, आपका कुछ रिसोर्सेस भी आएंगे। तो सॉइल सॉइल फॉर्मेशन, कहाँ पे सॉइल किस प्रकार की पाई जाती हैं, वो बहुत एसेंशियल है। रिसोर्सेस से आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं हर साल। यहाँ से कम 3 या 4 सवाल पूछते हैं, मेनली करंट बेस्ड। इसको पढ़ना आसान है, अगर हम सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ें तो रिसोर्सेस में कोई बड़ी इशू आपको नहीं आएगी। और यहाँ पे इजीली आपको प्रीलिम्स में 6 to 8 मार्क्स आप यहाँ से इजीली यहाँ से आप सिक्योर कर सकते हैं। रिसोर्सेस जो आपके कन्वेंशनल टर्म्स में हम बात करें, सिर्फ मिनरल रिसोर्सेज नहीं होता है, लैंड रिसोर्स भी पढ़ेंगे हम, वाटर, सॉइल, एनीथिंग दैट कैन बी हार्नेस्ड थ्रू आवर टेक्नोलॉजी। क्योंकि रिसोर्स क्या है, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसको हार्नेस करने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए वो रिसोर्स बन जाता है, जो कल रिसोर्स नहीं था। फॉर एग्जांपल सनलाइट, 20 या 30 साल पहले सनलाइट से हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं बना रहे थे, तो वो एक रिसोर्स नहीं था। बट टुडे हमारा जो एडेड पुश है सोलर फोटोवोल्टेक से, हम डायरेक्टली जब सूर्य की रोशनी से बिजली बना रहे हैं, तो सनलाइट भी एक रिसोर्स है। तो हमें सिर्फ कन्वेंशनल टर्म्स में नहीं देखना है, हमें फ्रंटियर टेक्नोलॉजी को भी ध्यान में रखना है। यूपीएससी को इसमें बहुत इंटरेस्ट आता है। उन्होंने लाईफाई तब पूछा था जब लाईफाई का किसी ने नाम नहीं सुना था। तो वो 2 कदम आगे रहते हैं व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। वाटर रिसोर्स, ऑफ कोर्स, फूड सिक्योरिटी आपका आ जाता है एग्रीकल्चर रिसोर्स के अंदर। एग्रीकल्चर रिसोर्स, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्रॉपिंग पैटर्न, ये सब आएगा। और यहाँ पर आपका GS3 से ओवरलैप आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा जब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की, एग्रोनॉमी की, अप एंड डाउन स्ट्रीम आपके लिंकेजेस की, आपके पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग की। तो आप ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे उसको, एंड आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं सीधा GS3 में अंडर एग्रीकल्चर सेक्शन। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस कोर्स हमेशा से ज़रूरी रहे हैं, आगे भी पुश इनके लिए रहेगा। तो यहाँ पर मिनरल्स, फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स भी पढ़ेंगे, इनको अकरेंस के हिसाब से हम क्लासीफाई करके पढ़ेंगे। एंड एनर्जी रिसोर्स पे हम एक्स्ट्रा ध्यान देंगे। इंडस्ट्री एंड लोकेशन अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वाई आर सम इंडस्ट्रीज फाउंड वेयर दे आर एंड नॉट समवेयर एल्स, इस पर हम बात करेंगे। कुछ यहाँ पर आपके लॉज हैं, कुछ थ्योरीज हैं, उनके थ्रू हम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, खासकर इंडस्ट्रियल लोकेशन को। इम्पॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना, ये आपके लिए GS1 में रेलेवेंट है। GS3 के डिजास्टर मैनेजमेंट में यहाँ पे आप सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक्स, सुनामी, वॉल्केनोज, अर्बन फायर, ये सारे के सारे हम यहाँ पर कवर करेंगे। अर्बन फायर नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स वो जियोफिजिकल फिनोमेना नहीं है, वो अर्बन प्लानिंग के अंदर हम करेंगे। साइक्लोन, ऑफ कोर्स, एंड फाइनली ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। जो सारे प्रिंसिपल्स हमने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़े हैं वो हम अप्लाई करेंगे वाइल स्टडिंग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। वो सारे टॉपिक्स हमें इंडिया स्पेसिफिक पढ़ना है कि हमें जियोमॉर्फोलॉजी पढ़नी है तो इंडिया की पढ़नी है, वहाँ की जो लैंड फॉर्म्स हैं उनकी हिस्ट्री पढ़नी है इंडिया स्पेसिफिक होकर, या फिर वो क्लाइमेटोलॉजी हो जाए या आपका रिसोर्स हो जाए, वो सारा हमें अब इंडिया में अप्लाई करना है। टूल्स हम पहले एक्वायर कर लेंगे फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ के, और साथ ही साथ फिर हम कोशिश करेंगे उसको इंडिया में अप्लाई करने की, ताकि हम बेहतर ढंग से इंडिया को समझ पाएँ ज्योग्राफिकली। अंदर इसके वही आएगा, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे हम, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी उसका पार्ट है ही। तो लेट्स स्टार्ट विथ ओरिजिन ऑफ अर्थ। हम जब भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो हमने जो 4 सवाल थे, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, तो उनमें से एक सवाल हमेशा से आता है व्हेन एंड हाउ, कि ठीक है हमें ज्योग्राफी में मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप पढ़ना है, हमें ज्योग्राफी में ये देखना है कि पृथ्वी में क्या क्या फिनोमेना हो रहा है, पर साथ में हमारी उत्सुकता इससे कहीं ज़्यादा है कि पृथ्वी आई कहाँ से।
तो जो अर्लियर स्टडीज थी वो बात करती थी पृथ्वी के ओरिजिन की, पर जैसे जैसे हमारा साइंटिफिक नॉलेज बढ़ता गया, वी फिगर्ड कि पृथ्वी डजंट एग्जिस्ट ऑन इट्स ओन। जो अर्थ है इट्स पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो इट्स लॉजिकल टू से कि सोलर सिस्टम के एग्जिस्टेंस में आने के साथ ही अर्थ साथ में आया। फर्दर हम आगे चलते हैं, जब जैसे जैसे हमारे होराइजन साइंटिफिक नॉलेज के बढ़ते गए, फिर हमारे सवाल और कॉम्प्लेक्स होते गए कि क्या सिर्फ सोलर सिस्टम की हमें बात करनी चाहिए? सोलर सिस्टम तो हमारा यूनिवर्स का हिस्सा है, तो यूनिवर्स कैसे बीइंग में आया? तो ओवर द ईयर्स, राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, बहुत पहले से, एंशियंट टाइम से इस बात पर फिलोसोफर्स, थिंकर्स, आपके आर्मचेयर साइंटिस्ट हैं, ये लगे थे इस सवाल के जवाब में, और बहुत सारी थ्योरीज और हाइपोथेसिस इसके लिए सामने रखी गई। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, और हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि ये वाला हम जो सेक्शन है इसको अच्छे से समझ लें। तो थ्योरी इसके लिए बहुत सारी प्रोपाउंड की गई, इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक मोनिस्टिक थ्योरीज में, जिसमें कहा गया है कि गैस क्लाउड था जो किसी प्रकार से स्पिन होने लगा, सेग्रीगेट हुआ, उसी में से सन और आपके 8 और 9 प्लैनेट्स आपके फॉर्म हुए। इनको हम मोनिस्टिक थ्योरीज कहते हैं। ये अर्लियर थ्योरीज हैं, और इनका क्रिटिसिज्म मेनली ये है कि इन्होंने जो आपका शुरू में जो मैटर था या फिर नेब्यूला था या डस्ट क्लाउड था, जिसमें से इन्होंने सन और बाकी प्लैनेट्स को सेपरेट आउट कराया, इसका उन्होंने एमरजेंस या ओरिजिन एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि हमारे पास साइंटिफिक नो हाउ तब था नहीं। इवन टुडे हमारे पास बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जिनको हम सॉल्व नहीं कर पाए। ब्लैक होल इज वन ऑफ देम। बहुत रिसेंटली ही हमने ब्लैक होल की इमेजेस फाइनली जारी की हैं पब्लिक के लिए, नहीं तो पहले हम ब्लैक होल को पिक्चर भी नहीं कर पाते थे। तो जो अर्लियर थ्योरीज हैं, मोनिस्टिक थ्योरी की बात हम करें इसमें, तो आपकी आती हैं इमानुएल कांत और पीएस लप्लास की थ्योरीज। कांत की थ्योरी पहले आई, उसी को थोड़ा मॉडिफाई किया लप्लास ने। आइडिया सिमिलर है दोनों का। जब हम बात करते हैं कांत की थ्योरी, कांत जर्मन फिलोसोफर थे, एक स्कॉलर। मेन इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो फिलोसफी के रम में रहा है। बट जैसा कि मैंने कहा कि पहले क्यूरियोसिटी होती है, वो डिसिप्लिन से बाध्य नहीं होती। तो कांत ने यूनिवर्स के और सोलर सिस्टम के ओरिजिन के बारे में सोचा, और उन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया। हाइपोथेसिस का अर्थ यह है कि हम उसको बहुत ज़्यादा एविडेंस से बैक नहीं कर पाते हैं, एक ये आइडिया है। और आप देखेंगे कि जितने भी हाइपोथेसिस हम देखेंगे बिग बैंग से पहले, सब में कुछ ना कुछ खामियां थी, कुछ लिमिटेशंस थी, बट नॉनदलेस हम उनको पढ़ रहे हैं ताकि हम एक एवोल्यूशन देख सकें कि थॉट कैसे आगे बढ़ता है। कांत की जो हाइपोथेसिस थी उसको हम गैसियस हाइपोथेसिस बोल सकते हैं, गैसियस क्लाउड हाइपोथेसिस कह सकते हैं। कांत का आइडिया ये था कि देयर एग्जिस्टेड अ गैसियस क्लाउड, और इसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स थे, अर्लियर एलिमेंट्स थे, लाइटर एलिमेंट्स कुछ थे, और किसी कारण से ड्यू टू सम फैक्टर ये स्पिन करने लगा। गैस क्लाउड स्पिन करने लगा। अब स्पिन करने लगा तो आपके लाइटर एलिमेंट्स बीच में आ गए, हाइड्रोजन एंड हीलियम, और हैवियर जो एलिमेंट्स हैं वो बाहर एक डिस्क फॉर्म में बाहर डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो कहना है कि जब सेंटर में लाइटर एलिमेंट्स आए तो यहाँ पर फ्यूजन स्टार्ट होता है। जैसा कि आप जानते हैं, सन हो या कोई भी स्टार हो, यहाँ पर जो कोर में उनके रिएक्शन हो रहा है वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिससे ये एनर्जी जनरेट करते हैं। और होता यह है कि हाइड्रोजन के एटम्स न्यूक्लियाई साथ में मिलते हैं और वो हेवियर न्यूक्लियाई बनाते हैं हीलियम का। तो उनका कहना है कि यहाँ पे हाइड्रोजन, जब यहाँ पे फ्यूजन स्टार्ट हुआ, क्योंकि ये बहुत सारे एलिमेंट साथ में आ गए, यहाँ पे एनर्जी बढ़ी, हीट बढ़ी फ्रिक्शन के थ्रू, तो यहाँ पर फ्यूजन स्टार्ट हुआ और जो सन है दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस। और जो हेवियर एलिमेंट्स हैं ये आगे चलकर बहुत सारे पिंड में तब्दील हो गए, जो आगे चलकर आपके
9 प्लैनेट्स बने। तब की बात, तब 9 प्लैनेट्स कंसिडर किया करते थे लोग, प्लूटो को भी। अभी हम जानते हैं कि हम सिर्फ 8 प्लैनेट्स रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये आपका एक कांट का हाइपोथेसिस है। अब यहाँ पर क्रिटिसिज्म इनका ये आया कि एक तो इन्होंने इस गैसियस क्लाउड के ओरिजिन को एक्सप्लेन नहीं किया, दूसरा इन्होंने इसके स्पिन को एक्सप्लेन नहीं किया, तीसरा एक मेजर ड्रॉबैक इसका ये है कि इट अज्यूम्स कि सन और जो सारे प्लैनेट्स हैं वो सेम आपके ओरिजिन से बने हैं, सेम गैसेस क्लाउड से बने हैं, जो इस बात को एक्सप्लेन नहीं करता कि सन का कंपोजिशन, आपके 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का कंपोजिशन और फिर आगे के 4 जोवियन प्लैनेट्स के कंपोजिशन में जो डिफरेंस है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इसीलिए ये थ्योरी, ये हाइपोथेसिस डिस्क्रेडिट हो गया। कुछ समय बाद पीएस लप्लास ने सेम आइडिया को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पेश किया। उसको उन्होंने नाम दिया नेबुलर हाइपोथेसिस। ये कांट का गैसियस हाइपोथेसिस, जिसमें देख रहे हैं आप बीच में सेंटर में सन फॉर्म हो रहा है और जो क्लाउड है वो डिस्क शेप में बाहर आ रहा है, जिसमें से बाकी आपके प्लैनेट्स फॉर्म होते हैं। ये क्रिटिसिज्म है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। अब लप्लास ने थोड़े बहुत यहाँ पे चेंजेस लाए। उन्होंने कहा कि नहीं, गैस का एक क्लाउड नहीं था, यहाँ पर एक नेबुला था। नेबुला इज एसेंशियली एन एक्लेक्टिक मिक्स ऑफ प्रीमोडियल गैसेस, डस्ट, ऑल सॉर्ट्स ऑफ एलिमेंट्स। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर एक नेबुला एग्जिस्ट करता था और नेबुला से ही सन यहाँ पे निकला। सन को एनसर्कल किया आपके नेबुला ने, एज पर लप्लासिस थ्योरी। और इन्होंने कहा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ से आपके 9 प्लैनेट्स इमर्ज होते हैं। इन्होंने थोड़ा इंप्रूव करने का प्रयास किया। इनका था कि सन ऑलरेडी यहाँ पे अलग है और नेबुला से आपके 9 प्लैनेट्स बन रहे हैं, जबकि कांट ने कहा था कि आपके सेम क्लाउड से ही सन भी फॉर्म हो रहा है और 9 प्लैनेट्स भी फॉर्म हो रहे हैं। बट जो क्रिटिसिज्म हमने कांट का किया वो आपका लप्लास में भी लागू होगा, क्योंकि इन्होंने एंगुलर मोमेंटम जो है प्लैनेट्स का, उसको उन्होंने डिस्क्राइब नहीं कर पाए, डिफाइन नहीं कर पाए। दूसरी बात, जो प्लैनेट्स में आपस में जो बहुत वेरिएशन हैं उसको भी ये डिफाइन नहीं कर पाए। इन्होंने, इनकी एक अचीवमेंट यह है कि इन्होंने कहा था कि जो प्लैनेट्स बनते हैं वो एक सिगार शेप के फिलामेंट में बनेंगे। जो ये नेबुला है वो ओवर द ईयर्स एक सिगार शेप का आपका एक फॉर्म ले लेगा। दैट कैन एक्सप्लेन कि सारे प्लैनेट्स में साइज डिफरेंस क्यों है। जो आपके शुरू के 4 प्लैनेट्स हैं और जो आपके बीच में है जुपिटर और सैटर्न, तो साइज डिफरेंस जो प्लैनेट्स का है उसको एक्सप्लेन करने में कुछ हद तक लप्लास जो है वो सक्सेसफुल रहते हैं आपके इस नेबुलर हाइपोथेसिस से। अब मोनिस्टिक मॉडल से हम आगे बढ़ें तो मोनिस्टिक मॉडल का जो एक मेजर ड्रॉबैक ये था कि जो कंपोजिशन डिफरेंस है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था मोनिस्टिक मॉडल, भले ही वो गैस क्लाउड हो या नेबुला हो। तो इससे आगे बढ़कर साइंटिस्ट को लगा कि नहीं, देयर मस्ट बी मोर देन 2 बॉडीज इन्वॉल्व इनिशियली। तो आपकी बाइनरी थ्योरीज कहलाती हैं और इसके तहत बहुत सारे हाइपोथेसिस दिए गए। फॉर एग्जांपल चेम्बरलेन का प्लैनेटिसिमल हाइपोथेसिस, जो उन्होंने अर्ली 20th सेंचुरी में उन्होंने दिया था। यहां पर बाइनरी मतलब 2 स्टार सिस्टम, आपका सन और एक कंपेनियन स्टार। अर्लियर टाइम्स में जो हमारा सन है वो अकेले एग्जिस्ट करता था। एक टाइम पे एक कंपेनियन स्टार अपना ऑर्बिट में ऑर्बिट करते हुए उसने सन को अप्रोच किया। द कंपेनियन स्टार वॉज मच लार्जर देन द सन। जो हमारा सन है उससे काफी बड़ा था वो कंपेनियन स्टार, और इसकी ग्रेविटी के कारण
जैसा कि आपने जानते हैं कि सोलर फ्लेयर आपने सुना होगा कि सन से मास इजेक्ट होता है कई बार। अभी भी सन कोरोनल मास इजेक्शन आपने अगर कहीं सुना है तो मास इजेक्ट करता है ब्रीफ इंटरवल्स में। तो एज पर चेम्बरलेन जो कंपेनियन स्टार है इसके ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के तहत एक मेजर चंक ऑफ मास इजेक्ट हुआ सन से, और ये ही आगे चलकर हमारे प्लैनेट्स बन गए और जो कंपेनियन स्टार है वो आगे बढ़ गया। अब यहाँ पे आपको ड्रॉबैक फिर वही दिख रहा होगा कि इन्होंने जो ओरिजिन ऑफ आपका प्लैनेट्स हैं वो कंपेनियन स्टार सॉरी जो सन का जो है उसी मटेरियल से उन्होंने प्लैनेट्स बना दिए हैं। तो जो अर्लियर क्रिटिसिज्म हमने कांत की और लप्लासी की वो चेम्बरलेन पे भी यहाँ पर स्थापित हो सकती है, वहाँ पे हम कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि सन और ये कंपेनियन स्टार है जिसके यहाँ पे छोटा है, लेकिन एज पर द थ्योरी ये कंपेनियन स्टार बड़ा था और इसकी ग्रेविटी ज़्यादा थी और उसने सन का एक जो मास है उसको अपने तरफ पुल किया, सिगार शेप अगेन, और इसके कारण ही यहाँ पर प्लैनेट्स फॉर्म होते आपको दिख रहे हैं। अगेन बाइनरी थ्योरीज में एक इंपॉर्टेंट थ्योरीज आपकी आती है ब्रिटेन से। यहाँ पर जॉन्स एंड जेफरीज इन्होंने अलग अलग प्रोपाउंड किया था। अर्लियर जॉन्स की थ्योरी थी, फिर उसको 10 साल बाद आपके हैरल्ड जेफरीज का नाम आप याद रखेंगे क्योंकि ये नाम आप बाद में और सुनेंगे। हैरल्ड जेफरीज ने एक टाइडल ग्रेविटेशनल थ्योरी अपनी प्रोपाउंड की। इनका कहना है कि जो अर्थ जो सन है उसके पहले एक प्रोटोसन हुआ करता था, प्रिमिटिव सन हुआ करता था, और वो आपके 2 स्टार सिस्टम का एक पार्ट था। और यहाँ पे भी 2 स्टार है तो एक जो स्टार आया साथ में उसको उन्होंने इंट्रूडिंग स्टार कहा। अर्लियर हम कंपेनियन स्टार कह रहे थे, यहाँ पर हमने कहा कि एक स्टार जो है वो इंट्रूडिंग स्टार है। अब जब इंट्रूडिंग स्टार जो है वो प्रिमिटिव सन के बहुत पास आया तो हॉट गैस टाइड्स यहाँ से निकली। आप देख रहे होंगे कि प्रीवियस थ्योरी से काफ़ी कुछ यहाँ पर उन्होंने बोरो किया है। यहाँ पे भी सिगार शेप्ड आपके पार्टिकल्स निकलते हैं जो आपके प्रिमोडियल सन से ही निकले, जो आपके प्रोटोसन है, और इंट्रूडिंग स्टार के पास जब वो था तब ये सिगार शेप आपका मटेरियल यहाँ से निकला। जॉन्स एंड जेफरीज refer to the filament as cigar shaped. cigar shaped once again यहाँ पर आया। ये फिलामेंट जो है ये फिर आपके प्लैनेट्स का जो साइज डिफरेंस है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, और यहाँ तक ही ये एक्सप्लेन कर पाता है। सेम क्रिटिसिज्म आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग थ्योरी आपकी आती है थोड़ी लेट 1946 में, द सुपरनोवा थ्योरी। सुपरनोवा यहाँ पर इसने फिर से 2 स्टार सिस्टम लिया है, बट यहाँ पर जो लाइफ साइकिल होता है, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, उस पर थोड़ा प्रकाश डाला है। होता यह है कि स्टार्स हमेशा तो होते नहीं हैं, उनका भी एक लाइफ साइकिल होता है। तो जब उनके कोर में सारा हाइड्रोजन जो फ्यूल है वो फ्यूज होकर हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो एक आप कह सकते हैं कि स्टार की डेथ हो जाती है। और डेथ कैसे होती है? एक प्रकार के एक्सप्लोजन के साथ। उस एक्सप्लोजन को हम बोलते हैं सुपरनोवा। तो यहाँ पर हॉयल का मॉडल कहता है कि 2 स्टार सिस्टम है, इनमें से एक स्टार एक्सपीरियंसेस सुपरनोवा। सुपरनोवा हुआ तो बहुत सारा मटेरियल उसने इजेक्ट किया दूसरे स्टार के साथ, और दूसरे स्टार की ग्रेविटी के चलते जो इजेक्टेड मटेरियल है वो जो आपका दूसरा स्टार है उसका ऑर्बिट करने लगा, और ऑर्बिट करते करते एक्रीशन के कारण जो मटेरियल था वो 9 प्लैनेट्स में तब्दील हो गया, और जो सुपरनोवा जो स्टार एक्सप्लोड हुआ था उसका जो आपका रेड ड्वार्फ है वो विसिनिटी से आगे चला गया। तो ये एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है सुपरनोवा थ्योरी, क्योंकि ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाती है कि क्यों सन का कंपोजिशन और बाकी प्लैनेट्स का कंपोजिशन इतना डिफरेंट है।
बट अगेन यहाँ पे एक क्रिटिसिज्म एस्ट्रोनॉमी का ये है कि दो स्टार अक्सर इस प्रकार आपस में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बहुत रेयर है इनका ऐसे इतने क्लोज ऑर्बिट में होना। बट बाय एंड लार्ज ये एक मेजर इंप्रूवमेंट है प्रीवियस थ्योरीज। फाइनली बिग बैंग थ्योरी, जो हम आज की डेट में वाइडली एक्सेप्टेड है। ऐसा नहीं है कि बिग बैंग थ्योरी साइंटिफिकली प्रूवन है, पर डिसप्रूवन भी उतनी नहीं है, इसके अपने कुछ लिमिटेशंस हैं। बट हम जितनी थ्योरीज की बात करें, सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लेनेशन है, एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन है और प्रिडिक्शन है, वो बिग बैंग के थ्रू ही होता है। सो मच सो कि आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी जो थ्योरी थी 1915 की, वो भी इसके कॉन्ग्रुएंस में है, वो भी बिग बैंग को एक प्रकार से सपोर्ट करती है। दो आइंस्टीन शुरू में बिग बैंग के समर्थक नहीं थे, पर उन्होंने खुद ने माना कि बिग बैंग जो है आपके जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ फिट बैठ जाती, कंपैटिबल है। तो इसको प्रपाउंड 1927 में आपके जॉर्जस लेमात्र ने किया था। बेल्जियन ये कॉस्मोलॉजिस्ट थे, पादरे भी थे, चर्च के आदमी थे, और इन्होंने इसको अर्ली फॉर्म में जो है वो प्रोपाउंड किया था। इनका ये कहना है, बिग बैंग के बारे में आपने सबने पढ़ा होगा, कि एक सिंगुलैरिटी थी, सारा मास उसमें कॉन्सेंट्रेटेड था, एंड फॉर ड्यू टू सम रीजन इट स्टार्टेड एक्सपैंडिंग। बिग बैंग शुड नॉट बी सीन एज एन एक्सप्लोजन, ये कोई विस्फोट नहीं हुआ, एक प्रकार से रैपिड एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ स्पेस टाइम का। और जितना इनका हमारे अभी ऑब्जर्वेशन हमने किया है हमारे टेलीस्कोप से, हम ये कह सकते हैं कि जो यूनिवर्स है वो अभी भी एक्सपैंड कर रही है उसी रेट से। पॉइंट इसमें और कुछ है क्या? हाँ, तो एक्सपेंशन लेटर गिव बर्थ टू नेबुला, जो शुरू में नेबुलर हाइपोथेसिस था, उसका ओरिजिन हमें यहाँ पे मिल सकता है। जो एटम्स हैं वो भी कुछ समय बाद फॉर्म हुए, उसके पहले जो आपके फंडामेंटल पार्टिकल्स के भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स हैं, पहले वो आए, फिर एटम्स आए, उस प्रकार से ये चीज़ें आगे बढ़ती गई। और बिग बैंग से हमने एक प्रकार से यूनिवर्स की एज का भी कोई अंदाज़ा लगा लिया है। 13.8 बिलियन ईयर्स, 13.8 अरब साल पुरानी हम ये यूनिवर्स ब्रह्मांड जो है जो कहते हैं। जो अर्थ है, जो सोलर सिस्टम है, वो 4.57 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। मतलब ब्रह्मांड के बनने, बिग बैंग के बहुत समय बाद हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया। ये एक आपका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे हुआ होगा। बिग बैंग स्टार्ट होता है और धीरे से ये इन्फ्लेशन है, विस्फोट नहीं है, एक इन्फ्लेशन है जहाँ से चीज़ें फैलना स्टार्ट हुई। एज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैंने कहा था आपको कि यहाँ पे एटम्स अभी बने नहीं हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से आपको न्यूक्लियॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स मिलने के बाद आपको प्रोटॉन्स वगैरह मिलना स्टार्ट होते हैं, और इसके बाद से ही आपके सारे प्रोसेसेस आगे बढ़ते जाएंगे। पहले लाइटर एलिमेंट्स बनेंगे, फिर धीरे 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 आपके हेवियर एलिमेंट्स बनेंगे। लाइटर एलिमेंट्स हैं तो स्टार पहले बन गए, फिर उसके बाद आपके प्लैनेट्स एग्जिस्टेंस में आए। तो ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था एवोल्यूशन ऑफ सोलर सिस्टम का, क्योंकि ज़्यादातर थ्योरीज हमारी जो हमने पढ़ी हैं वो सोलर सिस्टम, अर्थ और सन को सेंटर में रख के ही है। यूनिवर्स की बात सिर्फ बिग बैंग करता है। तो आई एम श्योर एंड होपफुल कि थोड़ा आप में क्यूरियोसिटी जगा होगा। ऑफ कोर्स यहाँ से यूपीएससी बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछता है, बट ये एक इंटरेस्टिंग वे है हमारा ज्योग्राफी स्टार्ट करने का। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम ज्योग्राफिकल टाइम्स जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करेंगे, कि जैसे 4.57 बिलियन ईयर्स ओल्ड हमारी सन है, अर्थ है, तो उसमें कैसे कैसे चेंजेस आए, कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ, जो फाइनली हम आज देखते हैं पृथ्वी। क्या 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी, आप क्या लगता है सेम रही होगी? वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। हैप्पी स्टडीज।